हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य मंत्रा पर। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो रीजनिंग है। और रीजनिंग में जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो लेटेस्ट पूछे गए हैं, जो आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है, जैसे यूपीपी की काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी आपके पास आ चुका है, तो उन्हीं सारे प्रीवियस ईयर सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारे लोग पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ कि ये बहुत बेहतरीन सेशन बनाने वाले हैं, आपको मजा आने वाला है, बहुत बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो सारे लोग पहले पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम बिल्कुल व्यतीत नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, यहां पर FI लिखा है, R लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो E और D एक साथ लिखा है, तो यहां पर भी E होगा आपका, क्लियर है। और यहां पर E और D एक साथ होगा, तो जहां जहां E और D लिखा है वहां वहां लिख दो, FI लिख दो, ठीक है। FI लिख दिया, यहां पर भी FI लिख दो, ठीक है। अब ऑप्शन उठाओ, FIR, ठीक है, फिर ED, ठीक है। तो यानी पहला ऑप्शन क्या आएगा, E आएगा। उसके बाद क्या आएगा, I आएगा। फिर हमने रखा R आया, R के बाद क्या आएगा, S आएगा, S आएगा, ठीक है। उसके बाद EIS अभी बहुत सारे ऑप्शन में मिल रहा है। उसके बाद फिर I आएगा, I यहां पर आया, I यहां पर आया, ठीक है। उसके बाद T आया, T आएगा, फिर E आएगा, E आया यहां पर भी आया। उसके बाद आपका U आएगा, U आएगा, U यहां पर आया, बाकी में U यहां पर भी है। और E के बाद लास्ट में D आया, और ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन से आप चुटकियों में इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्द किसी ना किसी निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, और कौन सा शब्द उस समूह से संबंधित नहीं है और उसको अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए। शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजन, स्वर की संख्या से आधार पर उन्हें समूहबद्ध नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा महाभारत का सिर्फ एक मतलब है कि 3 एक निश्चित तरीके से समान है, कौन सा ऐसा है जो अलग है, तो आपको बताते हैं। पहले नाम लिखते हैं, जैसे हमने कहा राम, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा राम, हमने लिखा राम, लिखा हमने राम। हमने लिखा सीता, हमने लिखा लक्ष्मण, हमने लिखा भरत। अगर देखा जाए तो इनसे पूछा जाए कौन सा अलग है, कौन 3 एक साथ मिल रहे हैं, कौन अलग है, तो आप कहोगे सर ये सारे लोग मेल पर्सन हैं, ये सारे क्या हैं, मेल पर्सन हैं। और सीता क्या है, फीमेल पर्सन है, तो इनको इस तरह से अलग किया गया है। इनको क्यों अलग किया गया है, तो ध्यान से देखो, कृतंक हो गया, सील हो गया, चमगादड़ हो गया, सारे पक्षी हैं। और जो चिकन है ये अलग है आपका, क्लियर है, ठीक है। दूसरा सवाल समझ में आया, कौन सा अलग है, 4 में से कौन सा अलग है वही बताना था आपका। ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा सवाल देखो क्या कह रहा है, तीसरा सवाल, और ये थोड़ा सा हार्ड सवाल होता है जिसको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी, ध्यान से समझो। ये होता है डाटा सफिशियंसी। डाटा सफिशियंसी का मतलब होता है आंकड़े पर्याप्तता। आंकड़े पर्याप्तता में आपको यह ध्यान देना है कि क्या कौन से नंबर से हमें आंकड़े मिल रहे हैं, पर्याप्त हो रहे हैं। तो पहला, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं जिसमें सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है, मतलब उस लाइन में टोटल कितने लोग हैं यही बताना है। तो ध्यान से देखो, पहला निष्कर्ष, पहला कथन पढ़ो क्या कह रहा है, ए बाएं छोर से चौथे स्थान पर है, ये लेफ्ट साइड है, चौथे नंबर पर है, 1 2 3 4, यहां पर ए है, ठीक है। फिर लिखा है एम ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो एम है वो ए के राइट में दूसरा, पहला राइट दूसरा राइट, यहां पर कौन है, तो कहोगे सर एम है। नेक्स्ट, और आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, और आर जो है, आर के बारे में तो कहीं बताया नहीं गया, अच्छा, और आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, जो आर है ना वो लेफ्ट साइड से दूसरा है, लेफ्ट साइड से देखो ये आर यहां पर दूसरा है। क्या इससे हमें पता चला कितने पर्सन है, नहीं पता चला। आगे देखो, पहला ये हिंट हो गया, दूसरा हिंट समझो। दूसरा कह रहा है एम दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, देखो एम जो है दाएं छोर से 1 2 3 4, एम को आप यहां बना लो, चौथे स्थान पर, राइट साइड से, राइट। नेक्स्ट, एम और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एम और बी के बीच में 2 पर्सन है, अच्छा बी इधर भी बन सकता है,
तब भी 2 लोग आएंगे। हो सकता है बी इधर बैठा हो, अरे बना सकते हो कि नहीं, तब भी तो बी 2 लोग आएंगे। देखो बीच में 2 लोग इधर भी आए इधर भी आए, तब भी तो बीच में मतलब 2 कंडीशन बनेगा। तो क्या इससे आंसर आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि सर आर इसमें नहीं आया। अब आप कहोगे सर इसमें क्या नहीं आया, तो हमने कहा ए नहीं आया। जब दोनों से आंसर ना आए तब दोनों को मिला के बनाओ। क्या दोनों को मिलाने के बाद आंसर आता है? तो अब ध्यान से देखो, अगर इस लाइन को पढ़ा जाए, इस लाइन को इससे अगर दोनों को मिक्स किया जाए तो m जो है, m कह सकते हो कि सर ये राइट साइड से m कहां पर है? राइट साइड से m दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, मतलब यहां पर हम लोग मिला सकते हैं। अच्छा m यहां है, a को क्या बना सकते हैं हम लोग? a को सर बिल्कुल कहीं बना दो, a को यहां भी बना सकते हो और आपको a को यहां भी बना सकते हो, बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा r कहां बनाओगे? तो अगर a को यहां बनाया है तो r को यहां बनाना पड़ेगा, और r जो r है वो a के लेफ्ट में है, a के लेफ्ट में r है तो r को यहां बना दो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर दोनों से आंसर नहीं आ रहा है। जैसे कि आप लोग कह सकते हो कि सर दोनों से आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या इसको मिलाने पर अगर r को यहां बना दो, a को यहां बना दो, तो दोनों m b r a तीनों चारों पर्सन आ गए कि नहीं आ गए? जब चारों को मिलाओगे तो चारों पर्सन m r a, जैसे r a m यहां पर थे, यहां पर b और m थे, तो यहां a नहीं मिल रहा था। जब a को हमने यहां मिलाया तो चारों से आंसर, चारों पर्सन आ गए, मतलब एक लाइन में। तो पहले से आंसर ना आए, दूसरे से आंसर ना आए, तो दोनों को मिला दो। अगर दोनों को मिलाने के बाद आंसर आ जाए तो आपका आंसर होगा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों दिया गया डाटा मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जब दोनों डाटा मिलाया हमने तब आंसर आया है। ठीक है, बिना दोनों अकेले अकेले कोई नहीं आ रहा था। डाटा सफिशिएंसी काफी हार्ड टॉपिक होता है, तो इसको एक दिन डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, दोनों को मिलाने के बाद आंसर आएगा। चलो अगले सवाल पर मूव करो। अगला सवाल देखो, ये सवाल भाई बहुत बेहतरीन है। लिखा है कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण वो खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। रियलिटी भी यही है। पहला अनुमान। अच्छा ये कथन और अनुमान, अनुमान क्या होता है आपको पता है? अनुमान का मतलब हो गया कि आप सोचो विचारो। जैसे ये पेन अगर एक छोटे से बच्चे को दे दिया जाए तो क्या उसको मुंह में डालेगा, टूट पटकेगा इधर उधर? उसको क्या पता, क्योंकि उसके पास अनुमान है ही नहीं है। छोटे से बालक के पास, उसके पास अनुमान नहीं है। तो अनुमान मतलब होता है सोचो आप। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो लिखा है कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सही कह रहा है, देखो मोबाइल के कारण बताया गया है तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। सेकंड कह रहा मोबाइल गेम्स के कारण ही, इसका कहने का पूरा फोर्स मतलब है खाली मोबाइल गेम्स के कारण बच्चे फेल हो रहे हैं, तो ये यानी गलत है। ये आपका पहला सही है, तो ओनली फर्स्ट। क्लियर? अरे लिखा है मोबाइल गेम्स के, इनका पूरा डालने का मतलब है खाली मोबाइल गेम्स के कारण बच्चे बिगड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मोबाइल गेम्स के कारण नहीं, कुछ बच्चे मोबाइल गेम्स के कारण। तो लिखा है कई का मतलब सारे नहीं होता है। ठीक है, तो यानी पहला सही है। आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो अगला सवाल, ये नंबर सीरीज है यार, नंबर सीरीज बहुत ही बेहतरीन होता है। देखो बताते हैं क्या करो, पहले इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस निकालो। कहोगे सर 15 में से 8 गया, इधर लिख के समझा देते हैं ज्यादा समझ पाओगे। 48, फिर लिखा है 75, फिर लिखा है 108, ठीक है, और फिर लिखा है आपका यहां पर क्या आएगा, फिर लिखा है आपका 192। ये तो लिखा है, ध्यान से देखो इनका डिफरेंस कितना है। तो आप कहोगे सर 15 में से 8 गया 7, और ये 3 में से 6 में से 2 गया 4 गया 2 आया, 27 आया। नेक्स्ट यहां पर देखो 8 में से 5 गया 3, और 10 में से 7 गया 3। तो एक बात बताओ, अगर एक डिफरेंस और निकाला जाए तो क्या 27 और 6 33 नहीं होता है? तो अगला नंबर 6 और जोड़ दो, तो अगर 27 और 6 मिलके 33 हुआ, तो 33 और 6 मिलके क्या 39 नहीं होगा? 39 होगा। और यहां देखो 48 और 27 मिलके 75 बना था, 75 और 33 मिलके 108 बना है। तो 108 और 39 को जोड़ो, अपने आप आंसर यहां पर मिलेगा। जोड़ो आप मुझे, 9 8 17 के साथ 3 1 4,
और 147 आपका राइट आंसर है। डबल डिफरेंस पे निकल आया, कुछ करना ही नहीं था, खाली डबल डिफरेंस। आगे 6 का ऐसे नंबर बनाते चला जाओ, डबल डिफरेंस पे सारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कोडिंग डिकोडिंग, सबका फेवरेट सवाल क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। लिखा है मद्रास को इतना लिखा जाता है, फिर जम्मू को 82 लिखा जाता है, तो पूछा है पंजाब को कितना लिखा जाएगा। तो एक बात बताओ, मद्रास लिखो, मद्रास, ठीक है, ठीक है। मद्रास को कितना लिखा गया है, 112। 112 कैसे लिखोगे आपको सोचना पड़ेगा। 13 1 14, 14 4 18, 18 36, 36 1 37, 37 9, नहीं होगा। इसका अपोजिट करो। एम का अपोजिट क्या होता है, तो कहोगे सर एन होता है। ए का अपोजिट जेड होता है, डी का डब्लू होता है, आर का आई होता है, ए का जेड होता है, एस का एच होता है। जुगाड़ बताया था, मैन, आजाद, ड्यू, माउंटेन ड्यू, इंडियन रेलवे, आजाद हाई स्कूल या हनी सिंह, कुछ भी जुगाड़ से याद कर लो। इसका होता है 14, इसका होता है 26, इसका होता है 23, इसका होता है 9, ये होता है 26 और ये होता है 8। अब सबको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा, 26 और 14 हो जाएगा 40। आगे देखो, आगे देखो 23 और 23 दूना 46, 46 और 3 49, ये मिलकर 49 हो जाएंगे। जुगाड़ से जोड़ा करो, और 9 और 8 17 हो जाएंगे। अब एक जगह सबको जोड़ लो, एक जगह 9 7 16 के 6 हो गया, और ये आपका हो गया 1 4 5 हो गया। नहीं, कहीं तो गलत हो गया, जस्ट वेट, ठीक है, फिर से जोड़ते हैं, कहीं गलत हो गया। 9 7 16 के 6 हो गया, 1 4 4 8 1 9 1 10। अरे ये तो डायरेक्ट 106 आ गया। ठीक है, 112 बनाना है, और कितने आए, 106 आए। तो कहोगे सर जितने लेटर है उतने ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऐड कर दो यार, 112 बन तो गया। कुछ नहीं करना है, पहले इनका अपोजिट करो, उनको ऐड करो, और फिर जितने लेटर दिए हैं उनको जोड़ लो। प्रूफ कर दिया जाए। देखो प्रूफ करते हैं कैसे। पंजाब, पंजाब का निकालना है, पी का अपोजिट होता है के, यू का अपोजिट होता है उफ, उफ, एफ होता है, एन का अपोजिट एम होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, ध्यान से देखो। अब ये हो गया, के का हो गया 11, ये हो गया 6, ये हो गया 13, ये हो गया 17, ये हो गया 26 और ये हो गया 25। ये अपोजिट लेटर है। 25 और 26 को ऐड करो तो आप कहोगे सर 51 होगा। फिर ये ऐड करते हैं, 11 6 17, 17 17 34, 34 ऐड कर लो, और फिर 13 ऐड कर लो। जुगाड़ से ऐड किया करो भाई, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। तो 4 1 5 5 3 8 हो गया, और 5 3 8 1 9 हो गया। 98 में कितने नंबर जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐड करो। 104 क्या ऑप्शन में है? अगर है तो आपका राइट आंसर है। ठीक है, बेहतरीन तरीका था, कोई तरीका नहीं था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इनका अपोजिट करो, अपोजिट करके जोड़ दो, इनका अपोजिट करो, अपोजिट करके जोड़ दो, इनका अपोजिट करो, अपोजिट करके जोड़ दो, और जितने लेटर हैं उतने जोड़ दो, बस। ठीक है, अगले सवाल को देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो, ये फिगर वाला है भाई, बहुत सरल होता है। लिखा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें 3 आकृति सन्निहित हैं, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है, मतलब घुमाना बिल्कुल नहीं है आपको। ठीक है, तो इस फिगर को देखो, क्या किसी फिगर में छुपा हुआ है? आप कहोगे सर अगर मान लो ये इतना पार्ट तो यहाँ मिल गया, सही है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट देखो यहाँ से नहीं, ये पार्ट यहाँ से होना चाहिए, देखो इसके हिसाब से, तो यानी कहोगे ये नहीं होता। फिर देखो आगे बढ़ो, इसमें तो कोई ऐसा बना ही नहीं है, इसमें देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मान लो इसको मान लेते हैं यहाँ पर, मान लो अगर मानना चाहो तो ये टेढ़ा हो जाएगा, ये भी नहीं है। अब आप कहोगे चौथे ऑप्शन में कैसे होगा? हमने कहा ध्यान से देखो, ये क्या स्क्वायर आपको दिख रहा है, इतना चीज, इतना ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से एक लाइन निकला है, यहाँ से एक लाइन, तो आप कहोगे सर ये देखो लाइन गई और ये आई, ये आई, ये खत्म। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े।
चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल आपसे ये कह रहा है, ये भी यार वाटर इमेज नहीं मिरर इमेज का सवाल है। मिरर इमेज लिखा है, जब दर्पण को चित्र के अनुसार PQ पर, ये PQ है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है PQ है, P और Q, और यहां पर इन्होंने मिरर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? दर्पण लगा दिया है। तो संयोजित किया रखा जाता है, तो संयोजन का निर्माण में कौन सा सही प्रतिबिंब होगा? अच्छा, आपको दर्पण की एक खास बात बताते हैं। मिरर की खास बात यह है कि मिरर में अगर आप अपने सामने घर पे जाना, आगे हाथ करोगे तो आगे दिखेगा। तो मिरर में जो जितना पास होता है उतना पास दिखता है, जो जितना दूर होता है वो इतना दूर। तो ये देखो D, ये D दिख रहा है आपको D, तो ये D यहां पर बनेगा, लेकिन ये पहले ऐसे बनेगा फिर यहां पर उल्टा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो D यहां पर बन जाएगा। फिर E, और ऑप्शन देखो, ऑप्शन से किया जाता है यार। ये देखो एक ही ऑप्शन था, लो सही हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्लियर है? एक ही ऑप्शन में दिया था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़े। अरे ऐसे सवालों को सिर्फ आप ऑप्शन से किया करो, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल भाई आपसे कह रहा है कि ये देखो आपका, हाँ, ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध। जानते हो रक्त संबंध क्या होता है? तो बताओ। इसमें लिखा है A हैज B का मतलब है भाई। तो ये सब जो बड़ा सा महाभारत लिखा होता है ना, इसका सिर्फ मतलब है, हैज का मतलब है भाई। क्या समझे? भाई। एक लिख के बता देते हैं, बाकी नहीं। अब आगे @ का मतलब है पुत्री, एंड का मतलब है पति, परसेंटेज का मतलब है पत्नी। अब ये सवाल है, लिखा है D@N, तो यहां पे A@B का मतलब A B की पुत्री है, तो D@N का मतलब जो D होगी वो N की पुत्री होगी। D किसकी पुत्री है? तो आप कहोगे सर N की पुत्री है, N की। जो D है वो N की पुत्री है। ठीक है, आगे लिखा है N@H, तो जो N होगी वो H की पुत्री होगी। सब बनाते चले जाओ। N जो है वो पुत्री है H की। ठीक है, H की पुत्री है। नेक्स्ट कह रहा है H एंड Y, एंड का मतलब होता है, अच्छा कुछ लोग को डाउट हो रहा होगा, मेल पर्सन के लिए स्क्वायर बनाते हैं और फीमेल पर्सन के लिए हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल। ठीक है, आप समझ जाना। तो H एंड Y, एंड का मतलब होता है पति। अगर A एंड B का मतलब A B के पति हैं, तो H एंड Y का मतलब H Y के पति होंगे। ये जो H है ना, ये पति है किसके? तो आप कहोगे सर Y के पति हैं। ठीक है, फिर आगे Y@F, Y जो है F की बेटी है। जगह ही नहीं बचा, ऊपर हटा के इसको बनाते हैं Y@F का मतलब है Y F की बेटी है। अब देखो कैसे, यहां पर जो Y है वो किसकी बेटी है? तो आपने कहा सर F की बेटी है। सब कुछ बन गया। अब पूछा है Y D से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो ये Y है ना, ये बताओ D की क्या लगेगी। तो ऐसे सवालों में खुद को रख लिया करो जहां से पूछा जाए। जैसे यहां पर मान लो कोई फीमेल पर्सन है, तो अपने से ऊपर सिर्फ मम्मी पापा आते हैं बस, तो ये इनकी मम्मी हो गई, और ये मम्मी के जो पापा होते हैं वो नाना होते हैं, और नाना की जो वाइफ होती है वो नानी होती है। क्या नानी कहीं ऑप्शन में है? देखो ये पहला ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सरल होता है ब्लड रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो, सवाल ये कह रहा है कि इस प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र रूप से कारण एवं स्वतंत्र कारणों से एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, लिखा है पिछले 3 वर्षों से राज्य राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। ठीक है, ये कारण और प्रभाव कुछ नहीं लग रहे हैं, दोनों लग रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा लिखा है पिछले 5 वर्षों में राज्य M में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई, जिससे किसानों को राहत मिली। दोनों बातें एक ही साथ कह रहा है। ठीक है, दोनों बातें क्या कह रहा है? एक ही साथ कह रहा है। तो आप कह सकते हो सर इसमें भी कारण और प्रभाव छुपा है। कैसे? 3 वर्षों से राज्य M ने कृषि उपज में
तीव्र वृद्धि और वास्तविक गिरावट दर्ज की। ठीक है, वृद्धि भी किया है, वार्षिक गिरावट भी दर्ज किया है। दूसरा कह रहा है पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई, जिससे किसानों को राहत मिली। और क्या कह रहा है, राहत मिली। अब ठीक है, बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में बताओ कौन सा बताओगे सही है। तो आप कह सकते हो कि सर पहला कारण और प्रभाव दोनों बनना है, मतलब कारण भी बनना है और प्रभाव भी बनना है। तो कहाँ दोनों लिखा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। इस सवालों में कुछ नहीं था, समझ में आया। दोनों ही अपने आप में डिपेंड है, कोई किसी का ना तो कारण है ना कोई प्रभाव है। ठीक है, अगले सवाल पर चलो। अब ये कारण प्रभाव ये होता है कि जैसे आपसे कहा जाए कि बारिश हुआ और फसल नुकसान हो गया, तो इसका मतलब है बारिश हुआ ये कारण हो गया, फसल नुकसान हो गया ये प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो यही होता है कारण प्रभाव, लेकिन यहाँ पे दोनों डिपेंडेंट हैं, जो कह रहा है वही बता रहा है। ठीक है, अगले सवाल पर मूव करो। चलो भाई, सबका फेवरेट सवाल, सबका फेवरेट बोर्ड मास रूल क्या कहता है, देखो ध्यान से। ये 77 लिखा है, 77 ये लिखा है डिवाइड की जगह पे इन्होंने कहा है माइनस कर दो, माइनस क्या करो 7 कर दो। ठीक है, फिर लिखा है मल्टीप्लाई की जगह पे क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस कर दो। इनका कहना है जहां पे मल्टीप्लाई लिखा है ना यहाँ पे प्लस कर दो आप। हमने कहा ठीक है भाई कर देते हैं 17। नेक्स्ट कह रहा है कि जहां माइनस लिखा है माइनस की जगह पे आप कर दो, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 49। ठीक है, नेक्स्ट प्लस की जगह पे क्या करना है, पूछो इनसे क्या करना है, तो ये कह रहे हैं कि प्लस का अर्थ है डिवाइड, मतलब यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो हमने कहा ठीक है यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, एक बार और बता देते हैं, DMAS। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन जोड़ो और फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो हमने कहा इसके नियम से चलना पड़ेगा भाई, पहले डिवाइड करो। तो 49 को जब 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, 7 आएगा। फिर ऐसे लिख लो, जैसे कह रहा है बोर्ड मास रूल वैसे ही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। 17 7 119 होता है, 19 होता है। फिर सबको ऐसे लिख लो, 77 -7 + 119। फिर क्या करना है, प्लस माइनस प्लस कर लो। तो 77 और इसको जोड़ दो भाई, इसको जोड़ दो 119 को, दोनों को जोड़ो क्योंकि प्लस वाले हैं। तो 9 7 16 के हो गया 6। फिर आपका हो गया 9 7 16 के 6 हो गया। उसके बाद आपका आया कहीं समथिंग रॉन्ग, मान लो 77 में से 7 गया तो 70 आया, 70 और 9 119 आना चाहिए लास्ट में, हमें लग रहा है 9 आएगा। ठीक है, 9 7 16 के 6 हासिल 1 और 7 1 8 1 9 हो गया और 196 में से अगर 1 7 को माइनस कर देंगे तो 189 आएगा, कहीं है ऑप्शन में। तो आपने कहा हाँ सर ये हो। ठीक है, समझ गए, कुछ टफ था, कुछ नहीं था यार, सरल था, कर सकते थे, अगर कोशिश थोड़ी सी करते तो पक्का कर सकते थे। ठीक है, बोर्ड मास रूल याद कर लो, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पर मूव करें। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, 4 मित्र हैं भाई, 4 दोस्त हैं और चारों एक लाइन में खड़े हैं। कह रहा है कि हालांकि जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो, मतलब ABCD एक साथ ऐसे ना हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है A और B कम से कम एक व्यक्ति के आगे है। इसका मतलब है ना जो A और B हैं, इसका मतलब क्या कह रहा है, जो A और B हैं ये भैया आगे कम से कम, चाहे एक ही लोगों से आगे हैं, पीछे किसी के नहीं खड़े हैं, कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं, इसका मतलब ये पीछे नहीं खड़े हैं। ठीक, अब यहां पढ़ो, यहां से सवाल स्टार्ट है। जो B है वो C और D के बीच में है, तो हमने कहा देखो B को बीच में बनाना है तो हो सकता है C इधर हो D इधर हो, अगर B को बीच में बनाना है तो हो सकता है D इधर हो C इधर हो। भाई हमको नहीं पता
कि कौन इधर उधर है। हमने कहा ये आगे की तरफ है, आगे लिख लो, पहले समझ लो, आगे, और ये हमने बना लिया पीछे। क्यों? क्योंकि ये रैंकिंग टाइप का सवाल है, तो रैंकिंग में लेफ्ट साइड को आगे माना जाता है, और टॉप में, जैसे टॉप में जाओगे तो आगे माना जाता है। ठीक है, आगे देखो, बी जो है सी और डी के बीच में, हमने कहा जो बी है, देखो बी सी और डी के बीच में है कि नहीं? सी इधर, सी का पोजीशन और डी का नहीं फिक्स है, लेकिन आपका बी का जरूर फिक्स है। ठीक है, आगे लिखा है डी सबसे अंत में नहीं है। चलो अब फिक्स हो गया भाई, ये जो डी है ना, ये सबसे अंत में नहीं होगा, मतलब ये सबसे पीछे नहीं खड़ा होगा। तो हमने कहा तब तो ये कंडीशन गलत हो गया, और अगर ये गलत हुआ तो यानी ये सही हो गया। और इन्होंने कहा है कि जो ए और बी हैं वो लास्ट में ए नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ए और बी से कम एक व्यक्ति से तो आगे रहेंगे, और अगर गलती से आपने ए को यहां खड़ा कर दिया तब तो ए बेचारा तो सबसे पीछे हो गया, जबकि ए कम से कम चाहे एक ही व्यक्ति से आगे हो। तो आपने कहा सर ए को आप इधर कर दीजिए। हमने कहा अब सही है, यानी आपका ये सीक्वेंस बन गया। अब इन्होंने पूछा है पहले स्थान पर कौन खड़ा है, तो हमने कहा पहले स्थान पर तो यार हमको ए दिखाई दे रहा है, तो आपका कौन सा राइट आंसर है? आपका ए राइट है। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, अगले सवाल पर मूव करें। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। दो सवाल चला गया। ठीक है, ये देखो सवाल, ये सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। लिखा है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन को चुनो जो दिए गए समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाए। इनका कहने का मतलब है, सिर्फ इतना मतलब है कि जो आपको स्टार दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्टार जो दिखाई दे रहे हैं, इन चारों चिन्हों को इस स्टार की जगह पे रखो और बराबर हो जाए। तो आपको तरीका एक बताएं जो सेकंडों में आप कर सकते हो, चुटकियों में उड़ा सकते हो। वो तरीका ये है कि आप डिवाइड देखा करो। डिवाइड क्यों देखोगे? क्योंकि डिवाइड में नंबर, जैसे हमने लिख दिया 5/14, इसको कितना भी डिवाइड कर लो, ये नंबर जो है दशमलव में जाएगा, और जबकि दशमलव में नहीं, हमको 41 चाहिए, हमको पूरा नंबर चाहिए, मतलब ये दशमलव नहीं चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं आप क्या देखोगे? आप डिवाइड देखोगे। क्या देखोगे? आप डिवाइड। तो आप कहोगे सर डिवाइड यहां पर है, डिवाइड यहां पर है, डिवाइड यहां पर है, डिवाइड यहां पर। हमने कहा अब देखो जुगाड़, देखो जुगाड़। अगर आपने मान लो ये पहले आपने ये ऑप्शन उठाया, ये वाला कौन सा ऑप्शन? ये तीसरा ऑप्शन उठाया। समझाने के लिए बहुत ध्यान से देखना। अगर मान लो आपने तीसरा ऑप्शन उठाया, तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा? यहां पे मल्टीप्लाई लगेगा, यहां पे प्लस लगेगा, यहां पे मल्टीप्लाई लगेगा, यहां पे माइनस और यहां पे डिवाइड। और जैसे ही ये लिखा कितना है 5/14, क्या इसको डिवाइड करोगे तो क्या दशमलव में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपने कहा सर ये दशमलव में जाएगा, इसका मतलब है ये तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने कहा अब दूसरा देखो। अब ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, ये क्या हुआ? ऑप्शन ये खत्म हो गया। अगला देखो ऑप्शन क्या है। ठीक है, अगला ऑप्शन ये लिखा है, अब देखो कोई एक उठा लो, 268। पहला ऑप्शन उठाते हैं, डिवाइड बाई, एक उठाओ, दूसरा गलत तो तीसरा सही हो जाएगा। डिवाइड बाई 4, यहां पे लिखाओ 4 की जगह पे यहां पे माइनस लगाओ, माइनस हो जाएगा 8। फिर लगाओ मल्टीप्लाई 5, फिर लिखो प्लस 14। अगर ये सही हुआ तो ठीक है, वरना आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका सही हो जाएगा ये चौथा। ठीक है, तो हमने कहा अब इसको सॉल्व करो। देखो 41 आता है, अगर 41 आ रहा है मतलब सही है। तो हमने कहा पहले डिवाइड, बोडमास रूल कहता क्या है? डिवाइड पहले। तो हमने कहा पहले डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। इसको डिवाइड करो, 4 से कट करो, 4 छक 24 और 4 सते 28 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 14। ठीक है, अब ये क्या बोडमास रूल कहता है? आप कहता है मल्टीप्लाई करो। हमने कहा ठीक है, 8 पंजे 40, 40 कर दिया, 67 माइनस 40 प्लस 14। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 67 में से 40 घटा दूं तो आप कहोगे सर 27 आएगा, 27 और प्लस 14 जोड़ दो तो 27 और 14 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4 और 41 8 हो गया।
लो, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में इतनी सी बात आई तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिखा है कि कौन सा अलग है, फिर वही सवाल पूछा है कौन सा अलग है। तो हमने कहा जुगाड़ इसमें देखो क्या है। अच्छा, 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना होता है? 14 होता है। 14 में अगर 4 जोड़ दें तो क्या 18 होता है कि नहीं होता है? अगर ये नंबर देखो, पहला तो ऑप्शन देखो ऐसे, दूसरा 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सब में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 हो जाएगा। 2 में अगर यहां 4 जोड़े हो तो यहां भी 4 जोड़ दो, क्या 6 हो जाएगा? हाँ 6 हो रहा है। ठीक है, थर्ड 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 में कितना जोड़ो? 4 जोड़ो, हर जगह 4 जोड़ रहे हो, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां 4 जोड़ो। 4 जोड़ने पर कितना आया? 40 आया। अरे यार 40 नहीं 42 आना चाहिए, गलत हो गया। देखो यहां पर 15 को चेक कर लो, 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे सब में किए हो ऐसे इसमें भी करो, 30 हो गया। सब में 4 जोड़े हो, यहां भी 4 जोड़ो, कितना हो गया? 34 आ रहा है। तो कह रहे हो सर सब में लागू हो रहा है, खाली इसी में नहीं लागू हो रहा है। तो यानी सबसे अलग कौन सा है? विषम कौन सा है? विषम। विषम मतलब सबसे अलग, सबसे हटके कौन है? तो अपने कहा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल पर मूव करो। अगला सवाल भाई ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, सेट नंबर का सवाल है, और ये तो भर भर के सवाल आता है। नंबर वाले तो बहुत सारे सवाल आते हैं। इसमें क्या है? 8 में से 1 माइनस करो। आपने कहा सर 7 होगा। 7 का स्क्वायर करो, 49 होगा। 49 में से 3 माइनस करो, 43 होगा। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट 9 में से 4 को माइनस करो, कहोगे 5 होगा। 5 का स्क्वायर करो, 25 होगा। 25 में से 3 माइनस करो, 22 होगा। मतलब ये चीज फॉलो हो रहा है सारे पर। तो कौन से नंबर में ऐसा करने पर आंसर बन जाएगा? जो दोनों पर फॉलो हुआ है वही तीसरा पर फॉलो होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर करोगे यार 0 बन जाएगा, कोई फायदा नहीं, पहला गलत जवाब। आगे देखो, 8 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 43 बनेगा ही नहीं, दूसरा भी गलत। तीसरा 7 में से 3 गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 16 में से 3 जाएगा 13, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट 4 में से 2 गया 2, और 2 का स्क्वायर 4 में से अगर 3 घटा दोगे ना तो बेचारे के पास 1 बचेगा, 5 नहीं बचेगा। मतलब ये सही जवाब है। ऐसे सवालों में देखना क्या होता है, जो इन दोनों पे लॉजिक लगा है, जो इन दोनों पर लॉजिक लगा है, वही लॉजिक किसी और पर लगेगा, और वैसा सेम लॉजिक मिल जाने पर वही आपका सही जवाब है। नेक्स्ट अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भाई ये आपका कह सकते हो पजल टाइप का सवाल है, और ये सवाल आता है, इसको करने का आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ध्यान से देखो क्या है। ऐसे सवाल जब मिले कि ABCDEFG प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होने वाले रविवार को खत्म है, तो आप भी कह दो कि ठीक है, मंडे से हम भी शुरू कर रहे हैं, और ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, और क्या आएगा? संडे आएगा। कह दो हम भी ऐसे खत्म कर देंगे जैसे आपने खत्म किया है। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। और ये 2-3 कंडीशन बना लिया करो ऐसे लाइन, जैसे हम बता रहे हैं ना, आज के बाद ऐसे सवालों को आप चुटकियों में उड़ा दोगे, ऐसे बना लो, क्योंकि पजल पे बहुत ही कमांड है। ठीक है, ध्यान से देखना। लिखा है सप्ताह के अलग अलग दिनों में से हैं। हमने कहा ठीक है 7 दिन हो गए। लिखा है ए की परीक्षा बुधवार को है। हमने कहा ओके, यानी बुधवार ये डब्ल्यू से जो लिखा है ना, ये वेडनेसडे है, ये ट्यूसडे है, ये मंडे है, और ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, संडे है। इन्होंने कहा है कि जो ए की परीक्षा है वो बुधवार को है। ठीक है, ए परीक्षा कहां देगा? यहां पर देगा। ठीक है, ए की परीक्षा कहां है? बुधवार को है। सही है। आगे लिखा है ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा देता है। अच्छा बताओ मुझे,
ए यहाँ है तो एक व्यक्ति यहाँ छोड़कर बी यहाँ भी तो हो सकता है। हो गए सर, बीच में बिल्कुल सही है, ए और बी के बीच में एक पर्सन है। अच्छा, ए को यहीं रखते हैं तो क्या बी यहाँ नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो दूसरा कंडीशन बना लो, एक बार आप बी को यहाँ बनाओ, एक बार आप बी को यहाँ बनाओ, दो कंडीशन बन सकते हैं, दोनों बना लो। आगे लिखा डी की परीक्षा बी के ठीक पहले है। अच्छा, डी की परीक्षा बी के ठीक पहले है, मतलब डी बेचारा यहाँ परीक्षा देगा और यहाँ तो कहीं दे ही नहीं पाएगा, मतलब डी के लिए जगह ही नहीं है। पहला कंडीशन गलत हो गया। आगे देखो, लिखा है कि एफ और बी के बीच एक व्यक्ति परीक्षा देता है। हमने कहा अच्छा एफ और बी, अच्छा बी यहाँ है तो क्या एफ यहाँ आएगा? नहीं आएगा। एफ के लिए एक जगह है, वो भी एफ यहाँ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा जी की परीक्षा ए से पहले। चलो इसको लिख लेते हैं, जो जी की है ना वो परीक्षा ए से तो भाई पहले होगी, कितने पहले होगी ये नहीं पता है, ए से पहले और पहले किसी एक दिन, लेकिन सी के बाद होती है। अच्छा, जी की परीक्षा ए से तो पहले होती है लेकिन सी के बाद होती है, मतलब जहां भी आएंगे ये लोग ऐसे लाइन से आएंगे, एग्जैक्ट लाइन से नहीं आएंगे, कहीं पर भी ऐसे आएंगे। ठीक है, किसी एक दिन है। अब देखो इनको बना लो, देखो यहीं पर बना लो, देखो सी को यहां रखो, जी को यहां रखो, ए बेचारा अपने आप बैठा है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अच्छा, ए बी सी डी में से कौन बच गया? तो कहोगे सर सारे दिखाई दे रहे हैं, हमको ई नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा ई को आप जहां जगह बचे वहीं पे लिख लो। अब देखो जो पूछा जाए बता दो, जी के परीक्षा किस दिन है? तो हमने कहा जी का परीक्षा देखना पड़ेगा यार, ट्यूसडे को है, यानी मंगलवार को है। वो मंगलवार कहाँ गया? मंगलवार आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल क्लियर है। अगले सवाल पर मूव करो। अगला सवाल क्या है? ये तो बहुत ही बेसिक सा बच्चों वाला सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ये कहता है इनइक्वलिटी है, असमानता। क्या है? इनइक्वलिटी। ठीक है, असमानता, असमानता। देखो ध्यान से, जेड से ए, अच्छा जेड से ए देखोगे तो आपको ग्रेटर जेड दिखाई दे रहा है, सारे साइन जेड की तरफ है, तो ये ए कहां से बड़ा हो जाएगा यार? मतलब हद है, गलत है। देखो जी से एफ, जी से एफ जब आप देखोगे जी से एफ तो सारे साइन हमको देखो ग्रेटर इक्वल इक्वल, एफ बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रेटर इक्वल है ना कि ग्रेटर है, ये भी गलत है। और यहां पर कोई भी सही नहीं है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना सेकंड सही है, यानी लास्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगले सवाल पर बढ़ो। ब्लड रिलेशन काफी सवाल आए हैं, ध्यान से देखो। यहां पर एस एट परसेंटेज डी, अच्छा परसेंटेज का मतलब क्या है? ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो यहां जो एस है वो किसकी पत्नी है? तो आप कहोगे डी की पत्नी है, तो डी पति हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। डी हैज एफ, हैज का मतलब है भाई, ए बी का भाई है, तो यहां जो डी होगा वो एफ का भाई होगा। डी भाई है किसका? एफ का। डी भाई है एफ का। एफ एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब है, एट द रेट का मतलब है पुत्री, तो एफ जी की पुत्री है। जो एफ है ना ये पुत्री है किसकी? तो आपने कहा सर जी की पुत्री है। नेक्स्ट, जी एंड एच, एंड का मतलब हमको पता चला पति, तो जो जी है वो एच के पति हैं। ये बेचारे जी ना ये पति हैं किसके? तो आपने कहा सर एच के पति हैं, तो यानी एच पत्नी है। एच एट द रेट जे, एट द रेट का मतलब होता है पुत्री, जो एच है वो भी जे की पुत्री है। ठीक है, सब बन गया, कुछ करना पड़ा नथिंग। ठीक है, लिखा है एफ जे से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एफ जे का कौन लगता है, बस इतना बताना है। तो ये जो जे है ना, जो एफ है वो जे से क्या लगेगा? तो हमने कहा एक बात बताओ, जहां से पूछा जाए वहां पे खुद को रख लो। जैसे ध्यान से देखो, ये आप मेल पर्सन जो होंगे वो अपने आप को यहां कंसीडर कर लिया करें, मेल की जगह पे, फीमेल फीमेल की जगह पे। तो मान लो अगर आप यहां पर हैं तो ये आपकी मम्मी हो गई, मम्मी हो गई, और मम्मी की या तो ये मम्मी की मम्मी होंगी या तो मम्मी के पापा होंगे, क्योंकि अपने ऊपर सिर्फ मम्मी पापा आते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर है तो ये मम्मी, मम्मी के पापा होंगे तो नाना होंगे, मम्मी की मम्मी होंगी तो नानी होंगी। ठीक है, नानी आपको क्या कहेंगी? तो कहेंगी, ये क्या कहेंगी? क्या पूछा है? एफ जे से किस प्रकार संबंधित है? जो एफ है वो जे से किस प्रकार संबंधित है? तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, एफ जे से, एफ जे से ये मम्मी हो गई
और ये आपके मम्मी और ये नाना हो गए। नाना आपको भांजी कहाँ से आ रहा है? पुत्री की पुत्री। अच्छा हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल। देखो ध्यान से, ये तो ऑप्शन हमने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा आप बताओ, क्या आपके नाना की जो आपकी मम्मी हो पुत्री है, और आप अपनी मम्मी की पुत्री है कि नहीं है? तो यानी ये सही जवाब अगर कहा जाएगा तो आप नातिन हैं, और नातिन को ही पुत्री की पुत्री कहते हैं। सही था, हमने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है आपसे। ये सवाल कह रहा है भाई, ठीक है, इसमें बताना है कौन सा रिलेशन लगेगा। अब ध्यान से देखो, 11 ये के का होता है 11, और ये होता है 17। 11 और 17 ऐड करो, कितना होता है? 11 और 17 कितना होता है? तो 11 और 17 होता है आपका 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। इसको भी ऐड कर लो, तो ये 22 और 6 कितना होता है? 28 होता है। 22 और 6 28 होता है। ठीक है, अब ऐसे ऑप्शन देखो कहां पर मिल रहा है, तो कहोगे सर 15, ये 13 होता है, ये 15 होता है, चलो 28 हो गया। ये 8 होता है, ये 20 होता है, ये भी 28 हो गया। और यहाँ पर ये आपका 14 3 17 हो गया, और ये 12 और ये 5 ये भी 17 हो गया। हमने कहा इसी के जैसा सेम ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया। ये देखो, पहले लास्ट को जोड़ो बराबर होना चाहिए। जैसे के 11 और कितना हो गया? 13 और 20 28, तो 11 और 22 कितना हो गया? क्या लॉजिक लगा था यहाँ पे? 11 और 17, देखो 11 और 17 कितना हो गया? 28 हो गया। 22 और 6 कितना हो गया? 28 हो गया। देखो यहाँ पर 13 और 15 कितना हो गया? 28 हो गया। और ये लास्ट वाला 12 और 20 कितना, 8 और 20 कितना हो गया? 28 हो गया। क्लियर? मजा आ गया? इसी के जैसा ढूंढना था, बस कुछ नहीं करना था। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे ये भाई काफी गजब सा सवाल दिख रहा है, जो कि ये आपका है सवाल सिलॉग का सवाल है। ठीक है, सिलॉग का सवाल है, और सिलॉग के सवालों को बहुत ध्यान पूर्वक किया जाता है। ठीक है, सिलॉग का सवाल है ये, बहुत ध्यान से देखना। लिखा है सभी फोन लैपटॉप हैं। फोन बनाओ, फोन, और ये आपने लिखा सभी फोन क्या हैं? तो आपने कहा सर लैपटॉप हैं। सभी फोन क्या हैं? लैपटॉप है। सभी फोन लैपटॉप हैं। फिर लिखा है सभी पेन ड्राइव फोन है। सारे पेन ड्राइव फोन है। ओके, यहां पे हम पेन ड्राइव को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेन ड्राइव। सारे पेन ड्राइव बेचारे ये भी फोन है, मतलब सारे पेन ड्राइव फोन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट लिखा है, फिर लिखा है सभी पेन ड्राइव पेन है। सभी पेन ड्राइव पेन भी हैं, सभी पेन ड्राइव फोन है, और फिर सभी पेन ड्राइव पेन है। तो इसके बहुत सारे डायग्राम हो सकते हैं, तो हमने अंदर ना बना करके बाहर बना दिया, ताकि पेन अंदर आ जाता तो सारे पेन लैपटॉप हो जाते, इसीलिए हमने बाहर बना दिया। ठीक है, सब कुछ बना दिया। लिखा है सभी पेन फोन है। क्या हम बता सकते हैं सारे के सारे पेन फोन हैं? नहीं बता सकते हैं, सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कुछ पेन क्या है? फोन है। तो पहला भाई ये गलत कह रहा है। दूसरा, सभी लैपटॉप पेन है। जितने भी लैपटॉप हैं ये सारे पेन हैं। हमने देखा लैपटॉप यहाँ पर है और पेन यहाँ पर है। गलत कह रहा है यार, कुछ लैपटॉप पेन है, सारे के सारे। देखो लैपटॉप का यहाँ तक एरिया है भाई, लैपटॉप का, तो कह नहीं सकते ना अंदर होगा कि बाहर होगा, तो इसके बारे में भी नहीं पता। ठीक, नेक्स्ट, सभी पेन ड्राइव लैपटॉप हैं। सारे पेन ड्राइव लैपटॉप के अंदर है, ये मानना पड़ेगा भाई। ये उठ के कहीं नहीं जा सकते। जब ये फोन के अंदर आते हो, खुद फोन लैपटॉप के अंदर आता है, तो क्या सारा का सारा पेन ड्राइव आपको लैपटॉप के अंदर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो यानी केवल थर्ड सही है, और आपका ये रहा केवल राइट। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या आपसे कह रहा है? लिखा इस तालिका में दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कूट दर्शाए गए हैं, इनका बताना है कि ये क्या बनेगा। ठीक है, सारे को मिला के आप क्या बना सकते हो? तो बताओ मुझे क्या बनाओगे? LP, इनसे एक वर्ड बनाना है। एक वर्ड, कौन सा वर्ड बनेगा? इन सारे वर्ड लेटर को मिला के एक वर्ड, LPECIN, पेंसिल बन जाएगा। देखो ध्यान से, बन गया यार। P, एक मिनट जस्ट वेट, देखो यहां पर पेंसिल बन जाएगा। देखो PENCIL,
आई एल। तो पहले पी को उठाया मतलब पहले 2 आएगा, दो देखो ऑप्शन में यहां पर मिला 2 और यहां पर मिला, ठीक है। फिर ई आएगा, फिर 4 आएगा, 4 यहां पर मिला, 4 यहां पर मिला, बहुत ही जिद्दी है, मिलता जा रहा है। फिर एन आएगा, फिर 6 आएगा, 6 यहां पर मिला, यहां पर मिला, ओहो। फिर आपका पी ई एन सी आएगा, सी 3 यहां पर मिला, यहां भी मिल रहा है, अब हट जाएगा। सी पी ई एन सी आई एल, आई मतलब 5 आएगा, देखो यहाँ 5 आया और यहाँ बेचारे अब 7 छोड़ दिए, यानी ये आपका सी राइट है, ठीक है। आगे बढ़े और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल लिखा है, इसको भाई ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो पूछा है ट्राइबल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले लॉजिक को फाइंड करो, क्या लॉजिक है। प्लमेज को अगर ये लिखा गया है, क्रस को ये लिखा गया, पी को अगर आर लिखा गया, बन गया। देखो ध्यान से क्या लॉजिक है। अच्छा, पी होता है 16, पी कितना होता है, तो आपने कहा 16 होता है, और आर कितना होता है, आर होता है 18। हमने कहा बस भाई मिल गया लॉजिक, पहले का आखिरी से मिला दिए, 2 बढ़ा दिए। फिर देखो एल होता है 12, 12 से ये 14 बना दिए, 2 बढ़ा दिए। यू होता है 21 पे, 21 से यहां पर 2 बढ़ा दिए, 2 बढ़ाते गए हैं, 2 बढ़ाते गए हैं। तो हमने कहा हम भी 2 बढ़ा देंगे, ट्राइबल को निकालना है। देखो टी आर आई पी ए एल, ट्राइबल का निकालना है। देखो निकाल के आपको बताते हैं। पहला जो लेटर था वो लास्ट में लिखा गया, देखो यहां पर जैसे जे लिखा है, सी लिखा है, तो सी का जो 2 नंबर जोड़ के 3 2 5, देखो ये ई क्या लास्ट में लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। ये है कोडिंग डिकोडिंग, कोड को डिकोड करना है फिर आंसर बताना है। तो टी को लास्ट में, टी होता है 20 पे, 20 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 22, 22 पे क्या आता है, वी आता है। देखो किस ऑप्शन में है, सारे ऑप्शन में है, मतलब कुछ किया ही नहीं जा सकता, सारे ऑप्शन में है। फिर देखो आर होता है 18 पे, नहीं याद है याद कर लो, आर होता है 18 पे, 2 जोड़ दो 20 हो जाएगा। देखो टी कहाँ कहाँ मिल रहा है, अभी तो सारे ऑप्शन में मिल रहा है, छोड़ो। आई होता है 9 पे, 9 में 2 जोड़ो 11, 11 का के हो जाएगा, अब हटेगा, कोई ना कोई तो हटेगा। ये के यहां पर मिला, ये बेचारे खत्म हो गए, ये बेचारे खत्म हो गए, यहां पर अभी भी ये लोग टक्कर में हैं, अभी हट जाएंगे। बी होता है 2 का, 2 जोड़ दो 4, 4 पे डी होगा, अब ये बेचारा सही हो गया और ये गलत हो गए, और ए का हो जाएगा 1 2 3 सी हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन सी डी के डी वी, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल पर मूव करते हैं, ठीक है। काफी खतरनाक सवाल, और ये भी आपका जानते हो किसका है, ये है डाटा सफिशिएंसी। सफिशिएंसी का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त डाटा क्या है, पर्याप्त डाटा ही बताना है, पर्याप्त डाटा क्या है, ठीक है। डाटा पर्याप्त लिखा है, पहला लाइन पढ़ो, आई यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, बनाओ। आई जो है वो यू के राइट में तीसरे स्थान पर है ना, यू के दाएं, एक मिनट, आई यू के राइट में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। पर्याप्त जगह चाहिए तभी बनेगा, आई यू के राइट में तीसरा है, यू का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा, आई यहां फिर लिखा है, और आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, मतलब आई जो है आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर को रखा, आर के बाएं हमने दूसरा बना दिया। 17 लोग लाइन में थे, खड़े हैं, सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, अरे टी आया नहीं तो हम बताएंगे कैसे, लिखा है टी के राइट में दूसरा कौन है, जब टी आया नहीं तो नहीं बता पाएंगे। दूसरा लाइन पढ़ो, लिखा है टी के ठीक दाएं खड़ा है, क्यू जो है, क्यू जो है टी के ठीक राइट में है, ठीक है। लिखा है क्यू पी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, जो क्यू है वो पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। लिखा है टी के राइट में दूसरे स्थान पर कौन है, तो टी के राइट में पहला स्थान, देखो पहला, ये दूसरा, कोई है ही नहीं है, मतलब इसको भी नहीं बता सकते और इसको भी नहीं बता सकते, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या मिला सकते हैं किसी को भी, कोई मिलने के लिए तैयार है, क्यू और टी, क्यू और पी एक दूसरे से कोई नहीं मिलेगा, इसका मतलब है इससे हम लोग आंसर
नहीं फाइंड कर सकते हैं, है ना। u यहां से i आया, फिर r आया, इससे नहीं मिलेगा आंसर। फिर q से t गए, q t के ठीक दाएं खड़ा है, ठीक है। और q जो है p के बाएं दूसरे स्थान पर है, मतलब पहले और दूसरे में कोई कनेक्शन ही नहीं है, नहीं है ना, मतलब दोनों से आंसर नहीं आ सकता है। आप चेक करो कौन सा डाटा है अकेले पर्याप्त उत्तर देने के लिए, जबकि कथन सेकंड में दिया गया पर्याप्त नहीं है। कथन दोनों मतलब सही नहीं आ रहा है, कथन पर्याप्त नहीं, ठीक है, समझ गए। दोनों से मिला गए कि भी आंसर नहीं आ रहा है, तो यानी गलत है, पर्याप्त नहीं है। चलो आगे बढ़ो। और ये है भाई आपका डाइस, डाइस पासा। पासा में ये ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर सी हो जाएगा। अल्टरनेट डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपने कहा एफ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट एफ हो जाएगा। चलो भाई, डी का अपोजिट एफ हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हाइड। तो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं, तो यानी जो अपोजिट होंगे वो एक साथ नहीं आएंगे। आप देखो यहां पर लिखा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है ठीक है। अच्छा सी आया तो ए नहीं आया, बी आया तो ई नहीं आया, डी आया तो एफ नहीं आया, ये तो भाई बन जाएगा, ये तो बन जाएगा। बी आया तो ई नहीं आया, बी और ई, अच्छा ये नहीं बनेगा, ये गलत जवाब है। अगला चेक करते हैं, ए आया तो सी नहीं आया, डी आया तो एफ नहीं आया, ई आया तो बी नहीं, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। यानी देखो ध्यान से, बी और ई एक साथ नहीं आना था और ये आ गए, और अगर आ गए तो ये पासा नहीं बन सकता है, ये पासा इसका बिल्कुल नहीं बन सकता है, ठीक है। ये डाइस इसका बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, यानी आपका जो ऑप्शन है वो बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे मतलब जो सही आंसर अब नहीं बनाया जा सकता है वो आंसर नंबर बी है। अगले सवाल पर मूव करते हैं, और ये लास्ट सवाल है, इसको ध्यान से देखो, काफी खतरनाक सा सवाल है, मतलब मजा आने वाला है। एक पर्सन है, एक पर्सन, देखो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं। यहां पर देखो क्या कह रहा है, ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है आपसे सवाल। ये कह रहा है कि एक पर्सन है, वो यहां पर घड़ी देखा, ये घड़ी बना लेते हैं, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबरों को नहीं लिखते हैं। फिर यहां देखो शॉर्ट में बता देते हैं, एक दिन डिटेल में बता देंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, एक पर्सन है 5 से 6 बजे के बीच घर से निकला और 6 से 7 बजे के बीच घर से वापस आ गया, घर पे वापस आ गया। होता नहीं है कि कंफर्म टाइम नहीं है, तो क्या होता है कि जैसे आपके घर में कोई बालक होगा तो आप उससे कहते हैं कि बेटा देखो कितना बज रहा है, तो वो कहता है पापा 5 से 6 के बजे के बीच में छोटी वाली सुई है, तो यानी फिक्स हो गया 5 से 6 बजे के बीच में छोटी वाली सुई मतलब घंटे वाली सुई है, और मिनट वाली सुई और फिर 5 से 6 बजे के बीच में है। और जब आप घर पे लौट के आए तो फिर आपने पूछा मान लो कि बेटा कितना बज रहा है, तो उसने कहा पापा 6 से 7 के बीच में छोटी वाली सुई है, तो मतलब पहले ऐसा था 6 से 7, यहां पे 1 मिनट, ठीक है। ध्यान से देखो यहां पर एक घड़ी बना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये घड़ी बना, तो यानी आपके बीच में 6 से 7 में एक टाइम था, ऐसे दिया था मिनट वाली सुई, तो यानी आप जब लौट के आए तो ये टाइम बदल चुका था, 3, 4 नहीं 3 यहां पर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, अब चेंज हो चुका, तो जो घंटे वाली सुई है वो यहां पर आ चुकी है और मिनट वाली सुई 5 से 6 के बीच में पहुंच गई है। मतलब ये क्या लिखा, उन्होंने पाया कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अपना स्थान बदल ली हैं, मतलब जो सुई पहले 5 से 6 के बीच में घंटे वाली सुई थी, अब वो 6 से 7 के बीच में पहुंच गई है, दोनों बदल गई हैं। तो एक फार्मूला बताते हैं आपको, सेकंडों में हो जाएगा। वह कितने बजे घर से निकला था,
ये पहले वाले का लास्ट वाले से मिला दो और ये सेकंड का थर्ड से मिला दो, बस सवाल खत्म। कितने बजे घर से निकला था? तो 5 से 6 बजे के निकला था ना, तो लिख लो 5 बजकर। सेकंडों का सवाल है, 5 बजकर। 60/11 नाम सुना था, 60/13 पढ़ लो बस। 60/13 इंटू विपरीत समय, विपरीत समय क्या कहते हो? विपरीत समय। अच्छा 60/13, 60/13, 60 लिखो बटे 13 लिखो। 5 का विपरीत समय कितना होगा? तो आपने कहा सर 5 का विपरीत समय 7 है, तो यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सवाल खत्म हो चुका है। 7 छक 42, 42/13 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। 7 छक 42, 420/13 यानी 13 से डिवाइड करो। 13 तियां 39, 39 3 42, 13 दूना 26, 4 30। तो कहोगे सर 32 सही 4/13। 5 बजकर कहाँ पे लिखा है? ये देखो 5 बजकर 32 सही 4/13 मिनट। और डिटेल में जब इस क्लॉक को पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल में बता देंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना रखते हैं, ये याद कर लो। जाने का निकलने का समय 5 बजकर 60/13 इंटू विपरीत समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो हमको मोटिवेट करते रहें, हमको मोटिवेशन मिलता रहे। जब आपके लाइक करोगे तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।